ये क्या हो रहा है? अरे यार। ये सारी बातें भी रिकॉर्ड हो गई होगी। बट ये तो गई होगी ना। अच्छा, रिकॉर्डिंग। भाई ये तो। अच्छा ठीक है। अरे ये तो सारे के सारे आए हुए हैं। हाय गाइस। हाय सौरभ। तुम इधर बैठ गए, मेरे को नजर ही नहीं आओगे तुम। हरे कृष्णा। क्या करोगे छुप के ऐसे? क्या? सॉरी। एक सेकंड वापस बोलो। हाँ। थोड़ा थोड़ा सा। अरे यार। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था ये? 2.12। मतलब चेंजेस इन द प्लान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। हाँ। ठीक है भाई। ओके। ये क्या था? ओके। हाँ जी। सुनो, बात कर रहे हैं अपन डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन तो बेसिकली इजी सा टॉपिक है, इसको तो क्या लिखना है, इसको इसी से गो थ्रू करते हैं। सुनिए, बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। अच्छा, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, पहले डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन का। The auditor shall plan the nature, timing and extent of direction and supervision of engagement team members and review their work. ये चीज मैं आपको पहले लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, याद है? दिस इज नथिंग न्यू। ऐसे 210 अपन ने पढ़ा था। ऐसे 210 कौन सा है भाई? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मेरे को कहीं क्वालिटी कंट्रोल सुनाई दिया। कोई तो बोला क्वालिटी कंट्रोल, आप बोले अच्छा। चलो। मैं वही सोचू यार, मैंने कहा ये क्वालिटी कंट्रोल जैसा कहीं सुनाई तो दे रहा है। मैंने कहा ये चलो। तो ऐसे 210 कौन सा है भाई? तो अग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से ऑडिट एंगेजमेंट टीम का अपॉइंट करना, उनका फाइनलाइज करना, उनको डायरेक्शन देना, उनका सुपरविजन करना। ठीक है, उनको काम समझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे प्यारे ऑडिट ऑडिटर के। समझ आया क्या? तो यहां पे उसका नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ डायरेक्शन, कि कब मुझे उसे डायरेक्शन देना है, कब मुझे उसके काम को सुपरवाइज करना है, और कब मुझे उसके काम को रिव्यू करना है। टॉपिक का नाम क्या है? तो कब मुझे उसको डायरेक्शन देना है, कब मुझे उसके काम को सुपरवाइज करना है, कब मुझे उसके काम को रिव्यू करना है, कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन तो हो गया कि डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, ठीक है, कब करना है? ये तो डिसाइड हो गया। कौन करेगा? कौन करेगा? ऑडिटर। ऑडिटर करेगा।
अब दूसरा क्वेश्चन आता है सब कब करेगा, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे वो चीज डिसाइड करेगा। तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। एग्जैक्टली ऊपर की लाइन नीचे कॉपी कर दी। वर्क डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स, मतलब इंस्टीट्यूट, आप ऊपर की लाइन लिख के नीचे ऐसे लिख देते ना, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग, हमें अच्छा लगता। ये किस पे डिपेंड करता है सर? ऑब्वियसली सर, एंटिटी बड़ी है, ठीक है, एंटिटी छोटी है, इस पे डिपेंड करता है, एंटिटी का वर्क साइज कैसा है, नेचर ऑफ एंटिटी कैसी है, इस पे डिपेंड करता है, यही सब चीजें। और क्या है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। अब अगर एंटिटी बड़ी है, साइज ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको इस तरीके के एग्जांपल्स, ईसीजीसी हो गया जैसे कि, ठीक है, इसके अलावा आपके आईटी सेक्टर की कोई कंपनी हो गई, कुछ भी इस तरीके की कंपनीज हो गई, या पेटीएम पेमेंट्स बैंक, अब पेटीएम की ऑडिट आई है अपने पास, समझ आया क्या? फिर क्या करें? जैसे अभी बाईजूस की हालत खराब हो गई, ऑडिटर ने उसको समझाया, सुन बाईजू इधर आ, इधर आ, ठीक है, अब बाईजू आता है, उसके पास बोलता है सर क्या हुआ? वो लास्ट ईयर कितने का लॉस था? बोले सर लास्ट ईयर क्या था आपने? 240 करोड़ का लॉस। बोले अच्छा इस साल कितना लॉस है तेरे को? बोले सर 4,500 करोड़ का। ठीक है, अब वो 4,500 करोड़ का लॉस दिखा नहीं रहा था, उसको पता है समझाया, ऑडिटर ने साइन करने से मना कर दिया। ऑडिटर ने उसको समझाया कि सुन, कर ली आईआईटी, सीए की इंपॉर्टेंस बता दे तेरे को। मैं कहा बेटा तुमने कंपनी बना के फंडिंग उठा उठा के रख तो लिया, बट जब तक तुम समझ लो सीए काम नहीं करेगा ना, तब तक तुम्हारे कोई बस की नहीं है। तुमने यूं हाइक ली, अब क्या है, खत्म, तुम बंद ना हो जाओ बेटा। सुन लो, तुम जो कोर्स सेल कर रहे हो ना बच्चे को, वो 4 साल का कोर्स है, तो दैट रेवेन्यू शुड बी डिवाइडेड इन 4 years. You should not divide that revenue in only in 1 year. You should not recognize that as revenue only for 1 year. साला तुमने 20,000 रुपए के अंदर कोर्स सेल करा है, 5 5 5 5 4 साल में डिवाइड होना चाहिए। बेसिक गणित 10th के बच्चे से पूछोगे वो बता देगा अकाउंट्स पढ़े बिना, कि अगर हमने 20,000 की सेल करी है 4 साल के लिए, तो इनकम कितने साल की होगी? सर 4 साल की। एक साथ अगर किसी चीज के पैसे दे दोगे तो वो 4 साल तक सर्विस देनी पड़ेगी, तो 4 साल की इनकम है, और तुमने पहले ही साल उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हें लॉस हो रहा है तो 240 करोड़ का, और जैसे उसको सही करा 4,500 करोड़ का। सो इट्स लाइक बाईजूस अगर 2,000 करोड़ की सेल करता है, तो उस 2,000 करोड़ की सेल पे उसे 4,500 करोड़ का लॉस होता है। तो सिंपल सी बात है, वो जो कोर्स सेल करता है 20,000 का, उस पे सामने वाले को 45,000 दे दे, कि सर आप हमें 20 दो, हम आपको 45 देंगे। ठीक है, बात तो वही है। पैसे है नहीं, इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बाईजू दिखे, अरे यार बाईजू देख के कोई, सहारा इंडिया का नाम सुना है तुमने? अब उसको सहारे की जरूरत है। क्या हुआ? बहुत कुछ बना दिया था भाई उसने, ठीक है। उसके बाद जब उसको पुलिस अरेस्ट करने आई थी ना, घर पे बैठा हुआ था अपने, अभी तो जेल में बैठा है। गलती फंसा वो, मतलब वो एक्चुअली क्या है, सेबी का एक ऑफिसर था, और सुब्रत रॉय, दोनों के बीच में राइवलरी थी। सुब्रत रॉय बढ़िया काम कर रहा था, चल रहा था उसका, और सेबी के ऑफिसर से वो पंगा ले चुका था, ठीक है। तो सेबी के ऑफिसर ने बोल दिया था देख एक दिन तेरे को बताऊंगा। जब वो सेबी के हेड पोजीशन पे पहुंचा, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद सहारा इंडिया की कुछ पोल खुली, उसके सामने कुछ ऐसी बातें आई, उसके बाद से लेकर लो, ठीक है, हाँ। मतलब सहारा इंडिया ने डिपॉजिट्स के अंदर फ्रॉड किया था। आपको डिपॉजिट्स चैप्टर चालू कर दिया कि मैंने, उसमें बताऊंगा कहानी, अभी नहीं, ठीक है, नहीं उसमें बताऊंगा, डिपॉजिट्स पढ़ाते टाइम पे, ठीक है। डिपॉजिट्स क्या आप नहीं रहते? ओ माय गॉड,
हर तो लॉ वाले भी तो नहीं रहेंगे फिर ऑडिट की क्लास में। कुछ नहीं, 24,500 करोड़ का घोटाला था। घोटाला ये था कि, सीन बता देता हूँ मैं आपको, सीधी सी बात है। सेबी ने कहा कि आप एक प्राइवेट कंपनी हो, मतलब आप जो कंपनी हो, आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है नॉर्म्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से दिस इज नॉट अलाउड कि आप 24,500 करोड़ का लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सको। बट उसने 24,500 करोड़ का लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा था। तो सेबी ने कहा कि चलो चुपचाप से अब ये रिफंड कर दो, लोगों को सॉरी बोलो। तो उसने न्यूज़पेपर में पूरा एक पेज का, पूरे इंडिया में दो चार न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टीजमेंट देके सॉरी मांगा था सबसे। मतलब मेरे हिसाब से कम 20-25 करोड़ की सॉरी थी वो। ठीक है, हाँ। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, जिस जिसके पैसे हैं वो अपने पैसे वापस ले लीजिए। ठीक है, कोई पैसे मांगने नहीं आया। 24,500 करोड़ रुपए कोई लेने नहीं आया। यही तो सेबी को शक हुआ कि बोले भाई अगर कोई छोटा बैंक है ना, उसके अंदर अगर ये हो जाए ना, वो ये मैसेज कर दे कि अगर नेक्स्ट 7 डेज तक आप विड्रॉल नहीं कर सकते, जो कि हुआ था। ठीक है, जिसको भारत पे ने बचाया था, मुंबई का एक बैंक है, ठीक है, पीएमसी बैंक, भारत पे ने बचाया उसे, भारत पे ने बैंक को बचाया। ठीक है। तो भारत पे ने बैंक को बचाया। बैंक की हालत खराब हो गई थी उस टाइम पे, बैंक के पास पैसे ही नहीं थे लोगों को पैसे देने के लिए, रिफंड देने के लिए। यस बैंक की कितनी बुरी हालत हो गई थी, जबकि 24,500 करोड़ का अमाउंट भी नहीं था वो टोटल में जो देने थे लोगों को इमीडिएटली। ठीक है, अब आप सोचो 24,500 करोड़ लोगों को पैसे देने के लिए ये कंपनी बोल रही है और लोग लेने नहीं आ रहे। सेबी परेशान। सेबी ने कहा चल एक काम कर, तू 1,000 करोड़ तो हमें ट्रांसफर कर एक बार। ठीक है, फिर हम देखते हैं। वो 1,000 करोड़ उसको ट्रांसफर करें। ठीक है, और सारे के सारे वो लॉकर्स के अंदर जितने भी रिसीट्स वगैरह थी वो सारी की सारी भिजवा दी सेबी के पास में। सेबी वेट कर रही है, कोई तो आएगा। बोले सुबह से शाम हो गई, कोई आया क्या? नहीं सर, कोई नहीं आया। अब तो रात हो गई, कोई आया क्या? बोले नहीं सर। 10 दिन बीत गए, कोई आया क्या? कोई नहीं आया। तो सेबी उसके पास गई, सुब्रत रॉय के पास, बोले भाई क्या चक्कर है? बोले पता नहीं क्यों क्यों नहीं आया। तो बोले कोई बात नहीं, हम लोगों को भेजते हैं इस बार। तो सेबी ने अपनी टीम बना के लोगों को भेजा कि तुम जाओ लोगों के घर जा जाके रिफंड करके आओ। पता नहीं लोगों को पैसे लेने ही नहीं है, क्यों नहीं लेने। तो जब वो गए, अब जैसे लेट्स से आपका घर का वो क्या है, एक ऐसे प्लॉट नंबर बता दो। प्लॉट नंबर 20। इसके घर के गली में सिर्फ 22 घर है, इनका है 20, लास्ट है 22। उसके बाद रोड खत्म, गली खत्म, डेड एंड। उसके बाद अगली कॉलोनी चालू होगी जो 1 से चालू होगी फिर से, लेट्स से एग्जांपल। ठीक है, वैशाली नगर में एरिया कुछ कोई कॉलोनी, वसुंधरा कॉलोनी ले लेता। ठीक है, तो अब सुनो, ये कहां रहता है? ये रहता है A20 वसुंधरा कॉलोनी, वैशाली नगर। ठीक है, जयपुर। ये इसका घर का एड्रेस है। इसके घर का सेकंड थर्ड लास्ट घर है इसका, 22वां मकान लास्ट है इसकी गली में। फिर बी ब्लॉक चालू हो जाएगा, फिर सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक खत्म। इसका घर लास्ट है ए ब्लॉक में, और सेकंड थर्ड लास्ट है ए ब्लॉक में। अब हमारे पास एड्रेस आया है A24 वसुंधरा कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर। ठीक है, अब गए देखने के लिए, A20, 21, 22, 23, 24 तो होगा, 24 तो होगा। ठीक है, पूछ रहे सबसे, ठीक है, कि भाई ये लेट से जो भी नाम था उस पर नाम लिखा हुआ था शिवम शर्मा। ठीक है, ठीक है, बेल बजाई। ये शिवम शर्मा का घर कौन सा है? कौन शिवम शर्मा? वो इसके फादर का नाम आ रहा है मनोहर शर्मा। कौन मनोहर शर्मा? बोले देखिए वो, ये देखिए। अब लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है इसमें और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अरे यार क्या है क्या है, हमें आए, आप नीचे आए देखने के लिए। मैं तो इस कॉलोनी में पिछले 25 साल से रह रहा हूं, सब ये सारे मकान मेरे सामने बने हैं। जहां तक मुझे पता है ये बस 22 नंबर का जो ये वर्मा जी का जो मकान है, ये आखिरी मकान है। ठीक है, तो ये देखते ही आमने सामने वाले भी आ जाएंगे भाई, आमने सामने वाले भी देख लेंगे तो आ जाएंगे वो। ठीक है, क्या हो गया गुप्ता जी? बोले यार ये देखिए ना, ये शिवम शर्मा कौन है? ये मनोहर जी का बेटा। हाँ मनोहर जी, अरे मनोहर जी को मैं जानता हूँ। ठीक है, वही ना, मनोहर मनोहर अग्रवाल। ना 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 ना, ये शर्मा है कोई। A24। मिला ही नहीं मकान। ठीक है, वो लौट के आ गया। इस तरीके से पूरी टीम सेबी की लौट के वापस, ठीक है, घर को आए। ओके, सारे के सारे घर पे पहुंचे, मतलब घर पे मतलब सेबी का ऑफिस पहुंचे। बोले सर मिला ही नहीं।
बोले सर ये तो कॉलोनी, एक बोलता मेरे को कॉलोनी मिली, एक मेरे को सर कॉलोनी मिली, बट ये मेरे को सर घर भी मिला, कॉलोनी भी मिली, घर भी मिला, बट सर उस घर के अंदर तो सर कोई और ही रहता है। मैं पहुंचा उनके घर पे, ठीक है, बोले हम तो 25 साल से इस घर में रह रहे हैं, हमारे हिसाब से तो कोई ऐसा आदमी इस घर में था ही नहीं आज तक, विद आवर काइंड इंफॉर्मेशन। तो बोले सर ये तो सब फेक है। अब उसको बैठाया, बोले भाई क्या? बोले मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बता रहा, एक्चुअली क्या है वो, बोले था मुलायम सिंह का पैसा, पॉलिटिशियंस का पैसा, उसको वो 2 नंबर से 1 नंबर चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए फंस गया वो, ठीक है। इस चक्कर में उसके ऊपर 10,000 करोड़ की पेनल्टी लग गई। 10,000 करोड़ की पेनल्टी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 करोड़ की पेनल्टी लगाई, तो उसके क्या है, होटल्स थे 12,000 करोड़ के, फॉरेन में उसके 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज थी, तो सारी की सारी उसने प्रॉपर्टीज ऑक्शन में लगा दी बेचने पे। और जैसे ही क्या हुआ, न्यूज़ के बारे में पता चला, आ रहा इसके सारे के सारे होटल्स बेच रहा ही है, इसको अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो सारे के सारे होटल्स का दाम गिर के 4,500-5,000 करोड़ ही मिल रहे थे। फंस गया बेचारा, क्या करे, तो फिर जेल में बैठा, 500 करोड़ की बेल लेके आया था। इसकी मॉम की तबीयत खराब थी, तो फिर 500 करोड़ रुपए दिए इसने, सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिट करवाए, फिर बेल लेके बाहर आया। और करो 2 नंबर का 1 नंबर, समझ आया क्या? ठीक है, तो इन सब के पीछे क्या है, ये सब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी समझ आया। अगर उन्होंने ढंग का ऑडिटर अपॉइंट करा होता तो ये सारी चीजें दिक्कत नहीं देती। भाई 2 नंबर का 1 नंबर करना है करो, बट लॉ के हिसाब से करो ना यार। लॉ, टैक्स, सीए की जरूरत है, तुम समझो, कोई कुछ नहीं हो पाएगा बिना उसके। हाँ, बहुत सारी सर, बहुत सारी, जो ऐसे खुद बन गए आईआईटीएंस, चालू कर दिया, पैसा भी आ गया, फंडिंग उठा ली, वो कुछ नहीं होता इन कंपनीज का, फिर आके जाके बंद। तो सब में क्या चाहिए, सब में एक सीए की जरूरत है, एक लीगल टीम में सीए की जरूरत है, बढ़िया। द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, समझ आ गया क्या? द एरिया ऑफ ऑडिट, तो मैं आपको नेट ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा, डायरेक्शन सुपरविजन, ठीक है, मैं आपको नेट ऑफ डीएसआर प्रोवाइड करूंगा। देखो एनईटी डीएसआर, सिंपल। नेट ऑफ डायरेक्शन मतलब ये तो हो गया, नेट मतलब नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ, डीएसआर मतलब डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। ओके, अब आसान भाषा में हो गया। तो आपका जो नेट ऑफ डीएसआर है 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या क्या? सिंपल, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, assessed risk of material misstatement और capability and competence of the individual team members performing the audit work। अब सिंपल सी बात है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी होगा तो नेट ऑफ डीएसआर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ द ऑडिट डिपेंड करता है कि कौन से एरिया की ऑडिट कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हो कि इजी वाला टास्क कर रहे हो। बेसिक वाला टास्क कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई डिफिकल्ट वाला टास्क कर रहे हो तो नेट ऑफ डीएसआर इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया क्या? बरोबर। तीसरा है असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो नेट ऑफ डीएसआर कम हो जाएगा, और जहां पे अपन ने चेक किया मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है तो नेट ऑफ डीएसआर इंक्रीज हो जाएगा। आप बहुत केपेबल हो तो नेट ऑफ डीएसआर कम, अरे तुम तो नए हो, तुम्हें ज्यादा काम नहीं आता, नेट ऑफ डीएसआर बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल, खत्म। आगे देखें, बोलो भाई, एग्जाम्पल छोड़ देना ये वाला। डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ। डॉक्यूमेंटेशन किस किस की आदत है बताइएगा, किस किस की आदत है कि आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें, गोल्स या कितना पैसा खर्च करा, कितना पैसा आया, इसको लिखते हो? देखो सच्ची, झूठ नहीं, ठीक है। नोट्स में लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 15 स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन वालों से ही पूछ लेता हूँ जी। वो बात सही है, सेम पिंच, सेम पिंच। अरे यार, एक तो ये चैट इनकी बंद हो जाती है बार बार यार, समझ ही नहीं आता मेरे को, और फिर ये मेरे से नाराज हो जाते हैं। देखो मैं भी नहीं, आप भी नाराज, अच्छा आप सेव कर लेते, लिखते ही। चलो सुनो,
तो अब देखो ये क्या है, आप लोग को ये चीज तो समझ आ गई, ठीक है। सब लोग अब जो देखो लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिखते हैबिट डालो लिखने की, ये बहुत अच्छी हैबिट है। आप जो भी खर्चा करते हो आप उसको लिखो, नोट करो, ओके। आपके पास जहां से भी पैसे आ रहे हैं आप उसे नोट करो। आपने म्यूचुअल फंड में लगाए, आपने उसे नोट करा, माइनस कर दिया कि मैंने इतने पैसे लगा दिए, कुछ भी करो उसे नोट डाउन करो। कोई भी मत बताओ किसी को, डोंट टेल इट टू एनीबडी, बट अपने गोल्स, अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ नया सीखा और साथ में कुछ पैसे आए का पैसे खर्च करे, इसको नोट डाउन करो। ये हैबिट आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी, ओके। ये हैबिट आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी, आज की नहीं, आज की कुछ अच्छी डेवलप करी हुई हैबिट्स आपको लाइफ टाइम क्या करती है, हेल्प करती है। और कुछ बुरी हैबिट्स वो लाइफ टाइम परेशान करती है। किसी भी चीज की जो हैबिट होती है, ठीक है, वो लाइफ टाइम परेशान करती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छी हैबिट्स डेवलप करो। इसमें से एक हैबिट है डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि आज आप खुद डॉक्यूमेंटेशन करो ना करो, मगर फ्यूचर में तो लॉ आपसे जबरदस्ती डॉक्यूमेंटेशन करवा ही देगा। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ तो बेटा तुम्हारे 5 साल बर्बाद, मिनिमम 5 साल बर्बाद। बाकी डिपेंड करता है तुम कितना सिंसियरली पढ़ते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बस ये बताइए, ये चैप्टर की शुरुआत अपन ने किस टॉपिक से करी थी? क्या बोला? अभी देख के बताता हूं। हाँ जी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी कहां गई भाई? स्ट्रैटेजी क्यों? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बोलो ना। अरे चैप्टर का नाम क्या है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम। तो चैप्टर की शुरुआत किससे करी? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी से। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट प्लान, इसको डॉक्यूमेंट कर लो। क्योंकि अगर आपने ये किया, इसके बेसिस पे प्रोग्राम बनाया, उसके बेसिस पे ऑडिट करी, तो कल को अगर कोर्ट में केस गया, जैसे कि बाईजूस के केस में जाएगा, ठीक है, या फिर सहारा इंडिया के केस में भी गया होगा, तो इन सबके केस में भाई केस में जाता है, ये केस जाते हैं कहां पे? कोर्ट्स में। जैसे अगर कहीं भी कुछ भी इस तरीके का केस होता है तो कोर्ट में जाता है। तो तुम पे क्वेश्चन रेज करेंगे सीधे सीधे, दे विल रेज क्वेश्चन ऑन द ऑडिटर। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके प्रोड्यूस करके सामने वाले को दे देगा, अरे ये देखिए, ये हमारा ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये हमारा ऑडिट प्लान, ये हमारा ऑडिट प्रोग्राम, ये हमने एविडेंसेस कलेक्ट करे, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। तो ऑडिटर सारे के सारे डॉक्यूमेंट को किसको सबमिट कर देगा? कोर्ट में सबमिट कर देगा एज ए प्रूफ ऑफ एविडेंस कि हमने ऑडिट ढंग से करी है। इन कंप्लीटिंग दी ऑडिट हमने लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया, पहला पॉइंट। हमने स्टैंडर्ड्स को रिक्वायरमेंट को फॉलो किया, दूसरा पॉइंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेक किया, तीसरा पॉइंट। हर चीज प्रॉपर्ली, ठीक है, हमने डिजाइन करी है, डॉक्यूमेंट करी है, चौथा पॉइंट, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग करी है, पांचवा पॉइंट। इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को चेक करा था, छठा पॉइंट। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो हर चीज क्या होनी चाहिए? रिकॉर्डेड, लिखित में। आई बात समझ में? यस और नो? सिंपल सी बात है। किसी दोस्त को पैसे उधार दो तो भी उसको बोल दो, ले भाई, बोले कितने चाहिए? बोले 1000 रुपए। ठीक है भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि तूने 1000 रुपए लिए हैं, बस एविडेंस होना चाहिए भाई। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, ठीक है। कल को तू मना कर देता है या तो भूल जाता है, तो मेरे पास कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, तू तेरा भेजा हुआ। कैश दिया है मैंने, तो समझ आ गया? अब पेटीएम वेटीएम करते हैं, एविडेंस हो जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट होता है ना कि 4 दोस्त खाने पीने गए, सबने टच कर दिए पैसे, या एक जने ने बिल दे दिया और बाकी मतलब ऐसे 4 जन खाने पीने गए तो एक जन ने पैसे दे दिए, बाकी लोगों को बिल भेज दिया, बाकी लोगों ने उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए, लाइक दैट। हाँ, आप लोग करते हो ना? नहीं नहीं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हम लोग भी करते हैं। चलिए, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन देखो, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट, सिखाया क्या सिखाया?
ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, अरे क्या क्या सिखाया सबसे पहले? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। दूसरा क्या? ऑडिट प्लान। The any significant changes made during the audit engagement to overall audit strategy and audit plan. समझ आ गया? तो auditor should record three things. Three things should be documented. पहला point overall audit strategy. Second point audit plan. तीसरा changes or significant changes in the overall audit strategy and audit plan during the course of audit and reasons for such changes. बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। इसको भी कट कर दो। अब एग्जाम्पल देखिए। The following things should form part of audit documentation. A summary of discussion with the management key decision makers. जो कंपनी के की डिसीजन मेकर से जो आपने डिस्कशन किया है वो सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए। डॉक्यूमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज वेयर रिक्वायर्ड। तो ऑडिट कमिटी के डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी जिसके अंदर ऑडिट कमिटी होती है वो ऑडिट कमिटी डिसाइड करती है कि किस पर्सन को हम एज ए ऑडिटर अपॉइंट करें, वो रिकमेंडेशन देती है। एक छोटा सा प्रोसेस समझना, हाउ एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड, हाउ अ ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन द कंपनी। सो इफ देर इज ऑडिट कमिटी, एक ऑडिट कमिटी है कंपनी के अंदर। ये ऑडिट कमिटी कैसे बनती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ लोग को इसमें से ऑडिट कमिटी का मेंबर बना दिया जाता है। तो कंपनी क्या करती है? अपने पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कमिटीज बना देती है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कमिटीज इन अ कंपनी लाइक ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी। ओके, तो अलग अलग तरीके की कमिटीज होती है जिसमें से एक कमिटी कौन सी? अपनी ऑडिट कमिटी। बरोबर, सोच लो दो बार। ठीक है, ऑडिट कमेटी क्या करेगी? ऑडिट कमेटी का नाम ही क्या है? ऑडिट कमेटी है, तो काम ही क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट देखना। तो ये क्या करेगी? ये ऑडिटर को रेकमेंड करेगी। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि देखो मेरे को लग रहा है इस ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, ये बढ़िया ऑडिटर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बंदा सही लगता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो अब सारे डायरेक्टर्स आ गए, आप समझो तो सही भाई। ऑडिट कमेटी में मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जन ऑडिट कमेटी में है। अब इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6 जन ने डिसाइड करा, रिकमेंडेशन दिया कि हम इस पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं एज ऑडिटर। आप सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट है, तो ये सब लोग रिकमेंडेशन करेंगे आपको। आपको अगर सही लगता है, आपको सही लगता है तो आप इसको रिकमेंड करोगे शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स उसको अपॉइंट कर देंगे एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी। समझ आ गया? शेयर होल्डर्स उसको अपॉइंट कर देंगे एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो आपने, ये ऑडिट कमेटी ने जो ऑडिटर को अपॉइंट करा है उसके लिए क्या प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज रखी थी कि इससे क्या क्या काम करवाना है। ठीक है, समझ आ गया क्या? इससे क्या क्या काम करवाना है, कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा, इन सब के लिए जो कंडीशंस आई थी, जो प्री अप्रूवल्स आई थी, वो आपके पास जो है वो आपको डॉक्यूमेंट करके अपने पास रखनी पड़ेगी। समझ आ गया? और फिर फाइनली शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देंगे, इधर से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया। बट ये है वो प्री सर्विसेज, प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज। समझ आया कि नहीं आया? कि आपके अपॉइंटमेंट से पहले आपसे भी तो अप्रूवल ली जाएगी कि हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं, आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे क्या? वो बोलता है हाँ, तो ठीक है, नाउ वी विल कंसिडर यू। तो जैसे क्या होता है, मेरी बात समझो, बैंक ऑडिट होती है ना, तो बैंक ऑडिट में अपने पास ऑडिट आती है, वो बाद में अपने को अपनी तरफ से अप्लाई करना पड़ता है पहले। तो देर इज अ पैनल, एक पैनल होता है, ठीक है, एम्पैनलमेंट बोलते हैं अपन उसे, उसमें अपन अपना नाम रजिस्टर्ड कराते हैं बैंक ऑडिट के लिए। फिर उसके अंदर से फिर आपको सेलेक्ट किया जाता है, फिर बैंक आपको अपनी तरफ से एक लेटर भेजता है, और ऐसा ही लेटर वो 10 ऑडिटर्स को भेजता है कि हम आपको अपॉइंट करने का सोच रहे हैं, तो आप कौन कौन सी इनमें से कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर दोगे, और आपका फी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। फिर हम हमारी तरफ से ड्राफ्ट करते हैं उसे, और फिर अपन अपनी तरफ से उसको भेजते हैं कि हमारी तरफ से ये सब होगा। फिर जिसका कोटेशन उसको ठीक लगता है, सर्विसेज ठीक लगती है, एक्सपीरियंस ठीक लगता है कि हाँ इनको इतना एक्सपीरियंस है, और सारी चीज़ें ठीक लगती है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं लोग। आई बात समझ में? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर मतलब कि भाई जो भी आपके एक्सेस लेटर्स हैं, मतलब एंटिटी के अंदर आप जो जो चीज़ें चेक कर सकते हो, उसका एक्सेस लेटर हो गया।
अदर कम्युनिकेशन और अग्रीमेंट्स विद द मैनेजमेंट एंड TCWG रिगार्डिंग द स्कोप और चेंजेस इन स्कोप, स्कोप में कुछ चेंजेस किए हैं तो उसके बारे में, स्कोप जो है वो उसके बारे में। ऑडिटर रिपोर्ट ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ऑडिटर को रखना पड़ेगा। अदर रिपोर्ट स्पेसिफाइड बाय द एंगेजमेंट अग्रीमेंट, दैट इज, ठीक है, डेट कोवेनेंट कंप्लाइंस लेटर ही हटा दो। अदर रिपोर्ट्स जो भी है अगर एंगेजमेंट अग्रीमेंट के अंदर दे रखा है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में दे रखा है तो ठीक है। अब फाइनली आ जाते हैं ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर। ओके देखना, ऑडिट प्रोग्राम, series of verification procedures applied to financial statements and accounts of a given company हाँ भाई लिख लिया ऑडिट प्रोग्राम। अब क्वेश्चन है कहाँ ये ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है, क्या रीजन है इसका, क्यों बनाए। सुनो, ऑडिट प्रोग्राम में होता क्या है, ऑडिट प्रोग्राम में ना बातें लिखी होती है कि आपको करना क्या है। मतलब देखो, एक जब प्लान बनता है ना तो प्लान के अंदर हम ये बोलते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, दैट इज अ प्लान। ओके, ये एक प्लान है कि प्लान के अंदर अपने को ये, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, है ना भाई, मेरे को आपको ऑडिट पढ़ाने का है तो मुझे ऑडिट के अंदर ये चैप्टर्स कवर करने हैं। गिनती के आपके चैप्टर्स है 13 चैप्टर्स हैं आपके इन टोटलिटी। अब इन टोटलिटी 13 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, जिसमें से आपके 4-5 चैप्टर्स ऐसे ही हैं, मतलब 2-3 दिन टाइप्स, ठीक है। और बाकी चैप्टर्स में कुछ एक आधा चैप्टर ऐसा है जो बहुत टाइम लेगा, और बाकी चैप्टर्स आर ओकेश टाइप्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा, और कंपनी ऑडिट वाला पार्ट दोनों में से एक जगह कर लो, काफ़ी रहता है। ओके, तो अब बेसिकली क्या सीन है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई जब अपन बात करते हैं ऑडिट प्रोग्राम के बारे में, किसके बारे में, ऑडिट प्रोग्राम के बारे में, तो सबसे पहले तो अपन प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने प्लान करा कि मेरे को आपको क्या क्या पढ़ाने का है, ठीक है, कौन से किसके कौन से चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए, ये मैंने प्लान किया। ओके, अब मेरे को शुरुआत कौन से चैप्टर से करनी चाहिए, उसके अंदर मेरे को किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए, मुझे कब एसेज आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने चाहिए, फिर 2-3 चैप्टर के बाद सीधे आपको उठा के दूसरे चैप्टर में ले जाना चाहिए। ये जो तरीका है, दिस इज एन ऑडिट प्रोग्राम।
इससे क्या होगा? अच्छा, इससे ये होगा कि अगर मैं एसेज आपको अभी नहीं बताता तो एसेज लास्ट तक आपको याद नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं आज, ये टेक्निक जो है ना एसेज की, अगर ये ऐसे आज नहीं, मतलब पहले नहीं पढ़ाए जाते चैप्टर 1 के साथ में, और चैप्टर के साथ साथ पढ़ाए जाते हैं कि अच्छा चैप्टर के बीच में आ गया अब याद कर लेते हैं, अच्छा चैप्टर के बीच में आ गया, याद ही नहीं रहेंगे, आपको समझ में भी नहीं आते, उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं समझ आएगी, उसको कैसे अप्लाई करें, किस तरीके से उसको उससे नंबर एक्स्ट्रा गेन करें, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? तो इसको पढ़ाने का एक तरीका होता है। तो ये क्या है? दिस इज एन ऑडिट प्रोग्राम। तो जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो एक प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूं मैं, कि मुझे ये कराना है, मुझे वो कराना है, मुझे इस तरीके से ये कराना है, मुझे वो कराना है, ये इंट्रोड्यूस करना है, फिर ये दो तीन चैप्टर के बाद इनके क्वेश्चंस करवाने हैं, फिर आपके जो आपका जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं फिर वो सॉल्व करेंगे अपन। तो ये क्या है? दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच आई फॉलोड। समझ रहे हो? उसको अगर मैं लिख लूं, उसको अगर मैं लिख लूं, लाइन वाइज लाइन फॉलो करूं और फिर आपका कोर्स पूरा कराऊं, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। समझ रहे हो? स्ट्रैटेजी तो आपने सोची ओवरऑल, ठीक है? नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है एक्चुअली। वो स्ट्रैटेजी और प्लान के बारे में कुछ नहीं बोलता ये तो वो बोलता है कि आपके फाइनल आपके अकाउंट्स को कैसे चेक करें, ये उस चीज के बारे में ज्यादा बोलते हैं। देखिए सुनो, ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। अब मैं आपको बता देता हूं, आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम होगा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इस बुक का सबसे बड़ा, इस अगली बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, बस वो करने में 3 दिन लगते हैं, बेस्ड ऑन पास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस क्योंकि आपने अपना फंडामेंटल तैयार कर लिया। अरे एग्जाम में भी ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, आते तो भी ज्यादातर 4 नंबर 8 नंबर के आते हैं, बट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। समझ आ गया? तो जैसे एक चैप्टर आएगा वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगली बुक में, नेक्स्ट बुक में आएगा, ठीक है? मैं आपको इसका चैप्टर का ओरिजिनल नाम बताता हूं, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बरोबर। तो वो जो चैप्टर आएगा ना, उसके अंदर अपने को समझ आएगा कि भाई वेरिफिकेशन होता कैसे है, वो मैं आपको तभी बताऊंगा डिटेल। तो बस मैं आपको ये बता देता हूँ एक एग्जांपल देने के तौर पे, कि जैसे आज मान लो मुझे ऑडिट करनी है, तो ऑडिट के टाइम पे मेरे को फर्नीचर को वेरीफाई करना है। तो फर्नीचर को वेरीफाई करने का एक तरीका हो गया कि मैंने स्टाफ को भेज के फर्नीचर काउंट करवा लिया, स्टाफ को भेज के फर्नीचर काउंट करवा लिया कि अच्छा कितना है फर्नीचर, काउंट कर लो। समझ आई बात? स्टाफ को भेज के मैंने पूरा फर्नीचर काउंट करवा लिया, ये एक एग्जाम्पल है। समझ आया? फर्नीचर के बिल्स चेक कर लिए, फर्नीचर के ऊपर लगा डेप्रिसिएशन चेक कर लिया, फर्नीचर की बुक वैल्यू देख ली, कैरिंग वैल्यू देख ली, तो ये क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ फर्नीचर। तो ये बोलता है सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, क्योंकि वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस नहीं है, एक प्रोसीजर नहीं है, वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसीजर की एक सीरीज है। तो सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। अब जब मैं किसी कंपनी की ऑडिट करने जाऊंगा तो क्या सिर्फ फर्नीचर का काउंट करके आऊंगा? भाई नहीं ना, मुझे उसकी हर चीज की ऑडिट करनी है। तो यानी कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करनी है, पूरे के पूरे अकाउंट्स की ऑडिट करनी है। तो सीरीज है पूरी प्रोसीजर की, वेरिफिकेशन प्रोसीजर की, ठीक है? सीरीज है एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर की, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल होते हैं, ऐसे 12-13 पॉइंट्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? वो 12-13 पॉइंट्स जो मैंने बना रखे हैं वेरिफिकेशन प्रोसीजर के, वो है ASEOULEVSBDCA, ये मैंने 13 पॉइंट्स बना रखे हैं वेरिफिकेशन के लिए। मतलब मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या है। ऑथराइजेशन, schedule, evidence, obligation, unauthorized charge, law, legal requirement, existence, valuation, sale, book value, disclosure, completeness और cut off और other auditors, मतलब additional, ठीक है, performance by auditors। ये इसके पूरे के पूरे सीक्वेंस और सीरीज है। अब ये जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, ये मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स पे। किसके? किसी के भी ना? अरे यार सर, गिवन कंपनी के। और ये करने पे क्या होगा?
ये करने पे आपको मिलेंगे सफिशिएंट एविडेंसेस, और उस एविडेंसेस के बेसिस पे आप अपना ओपिनियन दोगे। सिंपल, हो गया याद? तो क्या किया आपने? आपने क्या किया? वेरिफिकेशन प्रोसीजर लिया, उसकी सीरीज बनाई, उस सीरीज को अप्लाई किया किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ गिवन कंपनी के ऊपर। उसके बेसिस पे आपने एविडेंसेस ऑब्टेन किए और उस एविडेंसेस के बेसिस पे रिपोर्ट करी। सिंपल। और इस सबको लिखना इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम है वो सीरीज को लिखना, कि मैंने अपने ऑडिट टीम को ये सीरीज लिख के दे दी, ए सीओल ईवीएस बीडीसी है। बोले सर ये है क्या? बोले ए तो समझ आ गया, सीओल, सीओल इज अ सिटी। हाँ, सीओल तो आपके नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। पता नहीं यार, देखना पड़ेगा, है ना? सियोल, मैंने तो सियोल सुना है, बट आई विल सी टू इट। अगर बोलते हैं तो मैं देखूंगा इसके बारे में। सियोल ना, मैंने तो सियोल सुना है, ठीक है, जहां से भी। अरे वील सी टू इट, देख लेंगे। अगर बोल रही है हो सकता है हो, तो वील सी टू इट। ईवीएस तो आपका सब्जेक्ट है ही, बीड़ी 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 जलाई ले, ठीक है, और सीए तो अपन है ही खत्म। तो भाई ये सीरीज है, मैंने दे दी किसको? मेरे स्टाफ को, मेरी टीम को, कि जाओ और जाके अप्लाई करो और जाके एविडेंसेस ऑब्टेन करो। अच्छा, अप्लाई करना है किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स पे, अकाउंट्स पे जाके एविडेंसेस ऑब्टेन करो, ताकि अपन ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। किसको दिक्कत आई? सर ये आपने जो बोला, इसमें क्या करना होता है? ए से होता है ऑथराइजेशन, कि एंटिटी ने जो फर्नीचर खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, ये ऑथराइजेशन था कि नहीं था? ठीक है, कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं, तो शेयर इशू करने के लिए ऑथराइजेशन चाहिए होता है शेयर होल्डर से। एसआर पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। करा कि नहीं करा? कंपनी को, अब आपने चैप्टर पढ़ रखा है मेमोरेंडम वाला, तो कंपनी को आपको पता है ना, कंपनी की एक ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है। तो कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है कि नहीं है? कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल से कम तो शेयर, मतलब ज़्यादा तो शेयर इशू नहीं कर रही विदाउट आस्किंग आरओसी, तो ये ऑथराइजेशन होता है। समझ आ गया? स्केड्यूल का मतलब होता है, ऐसे होता है स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब होता है लिस्ट ऑब्टेन कर लो, डेटर्स की लाओ लिस्ट दे दो पूरी, क्रेडिटर्स की लाओ लिस्ट दे दो, बैंक लोन्स कितने हैं लाओ लिस्ट दे दो। जैसे चार्जेस पढ़ाया था, ठीक है, तो चार्जेस के अंदर लिस्ट दिखाई थी क्या मैंने आपको? अडानी के लोन्स की लाओ लिस्ट दे दो मेरे को आप। समझ आ गया? इसको कहते हैं स्केड्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल था ये। फर्नीचर कितना कितना है लाओ लिस्ट दे दो, बिल्डिंग्स कितनी कितनी है लाओ लिस्ट दे दो, लाइक दैट। ओके, समझ आया? ई से उसके एविडेंसेस चेक करने वगैरह 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 चीज़ें। ये सब क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपन बाद में पढ़ेंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, यही पढ़ना है अपने को। जिसको ये समझ आ जाएगा उसके लिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें एक्चुअली दो ही चीज़ें आती है, वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। ओके, तो क्या है? सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर अप्लाई टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स ऑफ ए गिवन कंपनी, ताकि क्या कर सके? सफिशिएंट एविडेंस, बोलो एविडेंस नहीं, सफिशिएंट एविडेंस आप ऑब्टेन कर सको, ताकि ओपिनियन दे सको। समझ आ गया? बरोबर याद हो गया? टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। ठीक है, ताकि जो ओपिनियन हो वो एक इन्फॉर्म्ड हो, मतलब प्रॉपर तरीके से ओपिनियन दिया गया हो। समझ आ गया क्या? बोलो भाई, जल्दी बोलो। ठीक है, इसमें लिखना evolving one audit program एक ही ऑडिट प्रोग्राम बना के रखते हैं और सबके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या? नहीं। अभी आपको मैंने सिखाया ए सीओल ईवीएस बीडीसी है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये 13 पॉइंट्स है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अप्लाई हो। अब लेट्स से आपको ऑडिट करनी है शेयर कैपिटल की। किसकी? शेयर कैपिटल की ऑडिट करनी है। तो शेयर कैपिटल में ऑथराइजेशन तो आप चेक कर लोगे कि शेयर्स पूछ के इशू हुए होंगे, ऑथराइजेशन देख लिया। स्केड्यूल ऑब्टेन कर लोगे कि कौन कौन से शेयर्स कब कब इशू हुए थे, जैसे ई सॉप हो गया, स्वेट इक्विटी हो गया, राइट इशू हो गया, कब कब इशू करे थे, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब पूछ लेंगे। ठीक है, ई से है एविडेंस। एविडेंस देख लेंगे कि जो सच में इशू करे है कि नहीं करे। आरओसी का लेटर, सेबी का लेटर, एनएससी बीएससी का लेटर, एनएसडीएल सीडीएसएल के लेटर्स। ठीक है, ऑब्लिगेशन एंड राइट
ओ से आता है ऑब्लिगेशन एंड राइट, ऑब्लिगेशन राइट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, अप्लाई नहीं हो रहा तो इसको हटाओ। यू से आता है अनऑथराइज चार्ज, कैसा कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, इसको भी हटाओ। तो समझ आ रहा है, ये ना बहुत एक लंबी सी स्ट्रैटेजी है जो हर चीज के ऊपर अलग अलग तरीके से अप्लाई होती है। जैसे एस से आता है सेल, तो भाई इक्विटी शेयर को क्या सेल कर सकते हो आप, कंपनी थोड़ी बेचती है, कंपनी तो इशू कर दी है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। बट ये चीज़ क्या है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर अप्लाई होती है कि आपने पूरे साल भर में अगर कोई फिक्स्ड एसेट बेची है तो उसको बताओ। अच्छा चार्ज फिक्स्ड एसेट पे अप्लाई होगा क्या, ठीक है चार्ज अप्लाई होगा। अरे चार्जेस, चार्जेस पड़ा था किस पे लग रहा था चार्जेस भाई, फिक्स्ड एसेट पे लग रहा था कि नहीं लग रहा था, तो लगाएगा इस पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना अप्लाई। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कुछ चीज़ें कहीं पे अप्लाई होती है, कुछ चीज़ें कहीं पे अप्लाई नहीं होती है। ओके बात समझ आ गई। तो इसीलिए क्या है, ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, सीक्वेंस और सीरीज बनानी पड़ती है। अब आप सोचो कि जो सीक्वेंस और सीरीज है ना आपकी, वही आपकी हर जगह अप्लाई नहीं हो रही, जो आपने तरीका बताया है वही आपकी हर जगह अप्लाई नहीं हो रही। तो क्या एक ऑडिट प्रोग्राम बना के आप इसी ऑडिट प्रोग्राम को सारी एंटिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो, तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट प्रैक्टिसेबल फॉर ऑल बिजनेसेस, नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। सारे के सारे बिजनेसेस के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। क्या रीजन है इसके, बिजनेस वेरी करता है, बिजनेसेस क्या करते हैं, वेरी करते हैं, उनका नेचर, उनका साइज एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, वेरी करता है, उनका इंटरनल कंट्रोल्स, इनका इंटरनल कंट्रोल्स, उनका एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, इंटरनल कंट्रोल्स, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। ये सब वेरी करता है। ऑडिटर्स ड्यूटी वेरी करती है, ऑडिटर्स की ड्यूटी वेरी करती है। नेचर ऑफ सर्विसेज, टू बी rendered by auditor, नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर। ऑडिटर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑडिटिंग की जो सर्विसेज होती है ना, वो भी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर, ये भी वेरी कर सकता है। समझ आ गया। तो क्वेश्चन अराइज हुआ, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट प्रैक्टिसेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। बिजनेस क्या करता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि बिजनेस वेरी करते हैं, उनका नेचर, साइज, कॉम्पोजिशन, इंटरनल कंट्रोल्स, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन वेरी करता है। ऑडिटर की ड्यूटी भी वेरी करती है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही ऑडिट प्रोग्राम को हर जगह पे अप्लाई कर सको। बोलो समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम आपका हो गया, डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, ऑलरेडी डन। ठीक है, रेफर दी नोट्स इसके लिए, समझ आ गया। दूसरा, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम, रेफर नोट्स। ओके, जो लिखा है उसी को रेफर करना है। द असिस्टेंट एंगेज टू बी एनकरेज टू कीप दी ओपन माइंड। ये जो बोलता है, ये बोलता है कि जो भी ऑडिटर है, जो भी ऑडिटर जिस भी लोगों को लेके जा रहा है, जो असिस्टेंट जा रहे हैं, असिस्टेंट मतलब आर्टिकल असिस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, बी एनकरेज टू बी कीप एन ओपन माइंड, उनका ऐसे माइंड ओपन होना चाहिए ताकि वो नई लर्निंग्स ले सकें। तो स्टार्ट विद एन ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंड द डिपेंडेबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड द गिवन स्कोप ऑफ वर्क। तो क्या बोलता है, शुड फ्रेम अ प्रोग्राम विच शुड एम एट प्रोवाइडिंग
मिनिमम एसेंशियल वर्क विच में टर्म्ड एज स्टैंडर्ड प्रोग्राम। अब सुन लो मेरी बात, ये लाइन क्या लिखी हुई है, ये लाइन वही सेम लाइन है जैसे मैंने आपको पहले समझा रखी है, कुछ खास नया नया नहीं है। ये बोलता है टू स्टार्ट विद एन ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर साइज एंड कॉम्पोजिशन। ऑडिटर नेचर साइज एंड कॉम्पोजिशन देखेगा एंटिटी की। दूसरा देखेगा डिपेंडेबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल किस कैसा है उसका, किस पे डिपेंड करता है इंटरनल कंट्रोल पे, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है, ये चेक करना पड़ेगा। स्कोप ऑफ वर्क देखना पड़ेगा कि उनका कितना स्कोप ऑफ वर्क दिया हुआ है। ही शुड फ्रेम ए प्रोग्राम, समझ आ गया बरोबर। इसके सबके बेसिस पे वो क्या बनेगा, प्रोग्राम बनाएगा बरोबर। ऐसा प्रोग्राम बनाएगा, ठीक है, विच शुड एम एट प्रोवाइडिंग फॉर अ मिनिमम एसेंशियल वर्क विच में बी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड प्रोग्राम। जो मिनिमम एसेंशियल वर्क तो हम पूरा कर सकें, ऐसा तो प्रोग्राम बनना चाहिए। समझ आ गया क्या? हाँ भाई, ओके। अब आगे सुनो। As experience is gained by actually carrying out the work, the auditor may be altered to take care of situation। एक सेकंड रुक जाना, ठीक है, रुक जाना। अब यहाँ पे है, यहाँ से अंडरलाइन करना। The assistant engaged in the job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. He should be instructed to note and report significant matters coming to his notice to his seniors and or to the partners or proprietor of the firm engaged doing in the audit। अब सुन लीजिए, ये बोलता है कि जो असिस्टेंट है ना, उसको अपना दिमाग ओपन रखना चाहिए, सिर्फ ऑडिट प्रोग्राम पे स्टिक नहीं रहना चाहिए। इसके बियॉन्ड अगर उसे कुछ और नज़र आता है, कुछ पता लगता है, कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में पता लगता है, तो उसको सीनियर्स को, अपने पार्टनर्स को, प्रोप्राइटर को, या जो फर्म एंगेज्ड है ऑडिट करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। समझ आ गया? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो पीरियोडिक रिव्यू कल चालू करते हैं, फिर कल सीखेंगे ऑडिट प्रोग्राम बनाना। ऑडिट प्रोग्राम बनाना भी सीखेंगे हम, ठीक है। ये क्या हुआ? चलिए, हाँ ये बंद कर दो।